अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए दैट द लाइव क्रैश कोर्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल फॉर ऑल। लेकिन जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं दैट इंक्लूड द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस जो हमारे लाइव सेशंस हैं उनकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स, they are going to be available to the students only who are enrolled in the course। तो भाई अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी एग्जाम आपके हाथ से नहीं निकला है, अभी भी आप इस एग्जाम को बहुत आराम से पास कर सकते हो। सिर्फ करना क्या है, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है और कोर्स में एनरोल करना है। तो ये गोल्डन मौका जाने नहीं देना है, अभी एनरोल करना है और अपने एग्जाम में पास होने के चांस को इनहेंस करना है। सो एनरोल नाउ एंड एनहांस योर चांस ऑफ सक्सेस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज का हमारा एजेंडा है बेसिकली सॉल्विंग ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स इन मल्टीपल केसेस। अब सब्सटेंसिव प्रोसीजर के साथ साथ सबने बेटा देख ही लिया ही होगा हमारी प्रैक्टिसेस के अंदर जो हमने नॉर्मल कोर्स में करी है। नॉर्मली आपने अगर पास पेपर अभी तक टच भी किए हैं तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन इंटीग्रेट होकर आता है जो कि ऑडिट रिपोर्ट है। मतलब ये गारंटीड है कि हर दफा आपके पास ऐसा ही होगा कि 4 मार्क का, 5 मार्क का, 7 मार्क का आपके पास साथ साथ एक जो है ऑडिट रिपोर्ट का सवाल आ जाता है। तो हम इसी फॉलो पैटर्न फॉलो करेंगे ताकि साथ साथ हमारे दो टॉपिक कवर हो जाए। साइमल्टेनियसली अलग से करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, उस पर आप इतना एम्फेसाइज भी नहीं कर पाओगे, रिलेट भी नहीं कर पाओगे, केस को पूरा पढ़ना पड़ेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आपके लिए भी आसानी रहे इन मेमोराइजिंग इट, इन अंडरस्टैंडिंग इट, इन बेसिकली सेटिंग द पैटर्न कि हमें क्या सोचना है व्हेन वी आर राइटिंग द आंसर। तो स्टार्ट करते हैं विद सब्सटेंसिव प्रोसीजर। मीटिंग के आदाब वही रहेंगे, सेम चीज हमेशा जैसे करते हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपको टाइम दूंगा मैं इंशाल्लाह टू आस्क द क्वेश्चंस एंड उसके बाद जो भी मसले होंगे इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहले पढ़े, आपसे बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है पार्ट ए के अंदर कि भाई आप सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करो टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ कॉकपिट कंपनी इन्वेंट्री। अब कॉकपिट कंपनी की इन्वेंट्री के बारे में, सॉरी कुकिट कुकिट कंपनी के इन्वेंट्री के बारे में अपने वैल्यूएशन के रिगार्डिंग सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं भाई। इसको पहले केस रीड करते हैं। अब देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, जाहिर है आप ऐसा तो नहीं करोगे ना सब्सटेंसिव प्रोसीजर पहले करोगे या वो बाद में करोगे, आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, बोलोगे एंड में देख लूंगा, ऑडिट रिपोर्ट को साथ ही कर रहोगे। सो सबसे अच्छा क्या है कि आप या तो मटीरियलिटी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। मटीरियलिटी अगर पहले पैराग्राफ में गिवन तो आप उसको कैलकुलेट कर लें। और अगर आपके पास जो है ऐसा पोजीशन है कि यार आपको सिर्फ डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी आती है तो दैट इज गुड एज वेल। सो यहाँ पे मुझे पीबीटी दिया है 22.8। तो 5 to 10% का रेंज होता है, मैं 5% लगा देता हूँ ताकि मैं जरा कंजर्वेटिव रह के काम करूँ। सो 22.8 का 5% अगर ले लिया मैंने तो ये होता है 0. ये होता है अप्रोक्सीमेटली 0.114। तो मिलियन से बात हो रही है, ठीक है। ये मिलियन से बात हो रही है कि 0.114 मिलियन जो है वो जो है आज हमारा मटेरियल अमाउंट होगा। ठीक हो गई जी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या करना है हमने, आगे करना है ये है, अब आपने केस पे रीड करना है। इन्वेंट्री रिगार्डिंग क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री रिगार्डिंग ये बोल रहा है कि भाई कुकिट कंपनी सेल करती है रेंज ऑफ कुकरी प्रोडक्ट्स इंडोर्स बाय टीवी शेफ रेमी गुस्टाव। अब एक प्रोडक्ट हम जो बेचते थे, एक बंदा इंडोर्स कर रहा था, मतलब अपने कुकिंग शो के अंदर उसको इस्तेमाल करके बोल रहा था यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। जाहिर है जब मार्केटिंग आपकी होगी तो ऐसी, तो जाहिर है आपका प्रोडक्ट बिकेगा। फरवरी 2005 के अंदर क्या हुआ, टीवी कंपनी ने जो कि प्रोड्यूस करी थी उसने अपना शो कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई, ठीक है। कोकेट ने जो है ये परचेजिंग भी रोक दी फॉर दिस पर्टिकुलर गुड्स। और टोटल इन्वेंट्री इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट ईयर एंड वाज 4.25 मिलियन। तो भाई 31 मई 2005 पे आपके एसेट की वैल्यू थी, इन्वेंट्री की वैल्यू थी 4.25 मिलियन। कोकेट कंपनी सिस्टम ने जनरेट किया इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर क्या है, बेसिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट में बेसिकली आपको क्या बताया जा रहा है कि आपके पास इन्वेंट्री क्वांटिटी, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री है, हर इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, और एट द एंड ऑफ द ईयर द कंप्लीट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री दैट इज एडेड देयर। सो यूनिट्स, प्राइस, क्वांटिटी, ये सारी चीजें मेंशन हो गया। अब कुकिट ने जब ये रिपोर्ट जनरेट करी है,
सो इसके अंदर इंक्लूड करता है रेमी गुस्टावो का प्रोडक्ट भी, जो कि 1.7 मिलियन की कॉस्ट रखता है। मेंबर ऑफ ऑडिट टीम ने बोला है इन्वेंट्री काउंट में चेक कर चुका हूँ, मतलब इन्वेंट्री काउंट नहीं करना, अब सिर्फ वैल्यूएशन पे फोकस करना है। अगर वैल्यूएशन पे फोकस करूँ मैं, देखो दिमाग का इस्तेमाल करना है आपने कि भाई अगर आपको सबसे पहले वैल्यू पता करनी है किसी चीज़ की, वैल्यू पता करनी है किसी चीज़ की, किसी चीज़ की आपने मोल लगाना है। मोल लगाने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आपने वैल्यू असाइन करनी है। सबसे पहले क्या करोगे आप, दिमाग इस्तेमाल कर। कैसे? देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, आपने जाकर एक चीज देखी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे मिसाल के तौर पर आप दुकान पे जाते हो, किसी किसी भी दुकान पे जाते हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, फिर किसी चीज को परचेज करने से पहले आप फिजिकल कंडीशन चेक करते हो। फिजिकल कंडीशन चेक करते हो। सो आप यहाँ पर भी वही कहानी कर रहे हो कि पहले फिजिकली जाके आप चेक करोगे कि भाई जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी कंडीशन क्या है। आप उसकी क्वालिटी पे एक इंस्पेक्शन बिठाओगे, यार ये जो क्वालिटी जो है हमारे पास, क्या ये इन्वेंट्री सही क्वालिटी के अंदर है या नहीं। ठीक है, तब क्या कर सकते हो, आप जो है सबसे पहले यहाँ पर अपने जो स्टेटमेंट मिली है आपको, जो आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट मिली है, वैल्यूएशन रिपोर्ट में से सैंपल उठाओ। ठीक है, वैल्यूएशन रिपोर्ट में से एक सैंपल उठाओ एक पर्टिकुलर एसेट का। ठीक है, उसके बाद उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को चेक करो, और चेक करो कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, मतलब बेसिकली उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है। अगर फिर फिजिकल कंडीशन डैमेज है, फिजिकल कंडीशन जो है आपकी वो हल्की है, फिजिकल कंडीशन जो है आपकी उसमें कोई प्रॉब्लम आई हुई है, तो ऑब्वियसली आपको जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई ये फिजिकल कंडीशन कम है तो इसकी वैल्यू कम हो गई होगी। तो फिजिकल कंडीशन से वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं पॉइंटर्स लिख रहा हूँ आपके। नंबर वन, फिजिकल कंडीशन। फिर और क्या देख सकते हैं, वैल्यूएशन रिपोर्ट के हर कंपोनेंट को उठा के चेक करो। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस क्वालिटी और कब आया था, ये सारी चीजें लिखी होंगी। जब क्वांटिटी लिखी हुई तो सर क्वांटिटी चेक कर लो। क्या करो आप बोलो कि भाई देखो हमारे पास जो इन्वेंट्री मौजूद है, हम हर प्रोडक्ट लाइन में से इन्वेंट्री उठाएंगे। जो आपने हमारे पास प्रोडक्ट की लाइन की जो रिपोर्ट दी हुई है, या प्रोडक्ट की एक इंडिविजुअल रिपोर्ट भी होती है ना हमारे पास कि यार हमारे पास ये इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो इन्वेंट्री लाइन को उठाओगे आप, इन्वेंट्री रिपोर्ट को उठाओगे और वैल्यूएशन रिपोर्ट से अग्री कर दोगे उसको, ताकि आप कंपेयर कर सको कि आपके इन्वेंट्री काउंट की जो रिपोर्ट है वो एक्यूरेट है। सो क्वांटिटी चेक करेंगे आप इसमें, ये दोनों की मैच कर रही है विद द इन्वेंट्री काउंट और नॉट। आपकी अगर रिपोर्ट के अंदर 100 यूनिट रखे हुए हैं तो आपके ऑडिट इन्वेंट्री काउंट के अंदर भी 100 यूनिट होने चाहिए। तो इन्वेंट्री कंपैरिजन करेंगे बिटवीन टू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी। फिर आ जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब हमने पहले आपको क्या बोला भाई, आपने पहले क्या करी, अपनी फिजिकल कंडीशन चेक कर ली फॉर इम्पेयरमेंट और एनी काइंड ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू। दूसरी चीज आपने क्या किया, क्वांटिटी चेक कर ली। तीसरी चीज क्या थी, आपके पास सेलिंग प्राइस या कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर, आप जो है एक काम कर सकते हो कि यार या तो आप जाओ, आप परचेज इनवॉइस उठाओ कि यार हमने कितने का परचेज किया था, हमने कितने का परचेज किया था ये पर्टिकुलर इन्वेंट्री की लॉट को। परचेज इनवॉइस ऑफ इन्वेंट्री टू आइडेंटिफाई कॉस्ट। एक चीज आप ये कर सकते हो टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट। आप एनआरपी या मार्केट सेलिंग प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो है वेबसाइट पे जा सकते हो, वेबसाइट से सेलिंग प्राइस उठा सकते हो। ठीक हो गई थी। यार अगर मुझे पता करना है कि मार्केट में कितने का बिक रहा है ये, एनआरपी क्या चल रही है इसकी मार्केट में, तो मैं मार्केट में सेलिंग प्राइस चेक कर सकता हूँ। इंटरनेट पे जाके, भाई इनकी वेबसाइट होगी, यहाँ पे जाके देखो कि यार ये बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। अगर इन्होंने अपनी सेलिंग प्राइस कम कर दी, मतलब क्या है, कंपैरिजन कम हो गया। अब इतनी सारे डिमांड कम हुई तो सेलिंग प्राइस भी चेंज होनी चाहिए। अगर आपके पास सेलिंग प्राइस चेंज होने की वजह से सेल्स बढ़ सकती हैं, तो दैट इज सुटेबल फॉर अस, दैट विल गिव अस अ पर्टिकुलर एनआरबी फॉर द पर्टिकुलर गुड, फेयर मार्केट वैल्यू दे देगा हमें। सही है, तो आपके पास एक चीज हो सकती है। फिर अब आपको बोला है कि यार सेल्स कम हो गई, सेल्स कम होनी चाहिए, ज़्यादा डिमांड कम होगी, सेल्स भी कम होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे हमारी एक्चुअल सेल्स को विद बजटेड सेल्स, ताकि हम देख सकोगे आपका एक्चुअल सेल्स और बजट सेल्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितनी वेरियंस आ रही है, और उस वेरियंस को किस तरह मैनेजमेंट जस्टिफाई करती है। सो एक्चुअल वर्सेस
बजट, सेल्स, इनको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जी। और क्या हो सकता है यहाँ पर? अब अगर आपको बोला है कि यार आपको इन्वेंट्री की वैल्यू चेक करनी है, तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और कब से पड़ी हुई है। तो दो चीजें, नंबर वन, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, कैलकुलेट कर लो। इसमें से स्लो मूविंग इन्वेंट्री आइडेंटिफाई करो। और देखो कि यार आपके पास जो है कौन सी ऐसी इन्वेंट्री है जो कि अपनी वैल्यू लूज कर चुकी है, जो कि बिक ही नहीं रही है। जब नहीं बिक रही है तो जाहिर सी बात है आपको उसके लिए एक अलाउंस क्रिएट करनी पड़ेगी, जहाँ पर इसके लिए आपको अपनी इनवॉइसेस डिक्रीज करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। तो बाकी हमने क्वालिटी की बात कर ली थी, फिजिकल कंडीशन में डैमेज होगा वो बहुत जाहिर सी बात है, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। फिर अगर आपके पास एक प्रोडक्ट की डिमांड फॉल हो रही है, तो आप ये देख सकते हो क्या हमारी बोर्ड के अंदर डिस्कशन हुई होगी कि यार ये बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है हमारा, इसकी डिमांड कम हो रही है, क्या करना चाहिए या कितनी वजह साइन करनी चाहिए, क्या आप वो देख सकते हो? सो आप मेरिट्स भी रिव्यू कर सकते हो टू आइडेंटिफाई ओनली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट टू डू। एनआरवी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है। फिर लास्ट क्या करोगे? लास्ट करोगे कि भाई अगर आप जो है बोर्ड में डिस्कस कर रहे थे कि एनआरवी इतनी होनी चाहिए, तो क्या जस्टिफिकेशन है कि आप कितने पे रिकग्नाइज करोगे और क्या अलाउंस क्रिएट करी है आपने बिकॉज ऑफ द फॉल इन डिमांड। तो आप IS2 के तहत किस तरह काम कर रहे हो, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ IS2 हियर। तो ये सारी चीजें जो हैं आप अगर अप्लाई कर दोगे तो इट विल बेसिकली गिव यू अ रिजल्ट इन अ वेरी सूटेबल आउटकम फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी। तो अब यहाँ पर आपको मैंने 8 से 9 पॉइंट बता दिए, लिखे हैं आपने कितने थे? 4 से 5 लिखने होंगे। कितने मार्क का सवाल है? 5 मार्क का, तो 5 लिखने हैं सर। तो इसमें से अगर 8 9 में से आप 5 सही तरीके से लिख दोगे, डेफिनेट मार्क्स हैं। और देखो ये हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने में काफी टाइम चले जाता है, मतलब आपको लॉजिकल आउटकम्स पॉसिबिलिटी सारी समझानी है मैंने। अगर ये 5 मार्क के अपने 5 सेंटेंसेस लिखने, तो सर आपके पास बहुत गोल्डन चांस है कि ना आप इसको बहुत इजीली मार्क्स उठा सकते हो। क्यों? देखो 5 जुमले लिखने हैं आप, 5 जुमले के लिए एक जुमला लिखने के लिए आपके पास 1.8 मिनट है, जो कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर लिख सकते हो अगर आपको स्ट्रैटेजी पता हो। अब स्ट्रैटेजी क्या है सब्सटैंसिव प्रोसीजर लिखने की? मैं आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी सी आपको बता दूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। कि आप देखो सबसे पहले आपने लिखना है, आपने जाना है एक्शन, क्या करने वाले हो, सोर्स, किस पे करने वाले हो, और पर्पस, क्यों करने वाले हो, ऑब्जेक्टिव क्या चाहते, क्या हो यहाँ से, आपकी हरकत करने की क्या वजह थी। अगर आप ये 3 चीजें बता देते हो आपको सब्सटेंशियल प्रोसीजर के अंदर, यार आपके ना डेफिनेट मार्क्स, डेफिनेट आपके मार्क्स हैं। आपने ये 3 चीजें एग्जाम में सिनेरियो से क्रिएट करके बता दी, गारंटीड आपके मार्क्स हैं, आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। ठीक हो जी। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसको हम लोग जो है ड्राफ्ट करेंगे एट द एंड एक साथ साथ। अच्छा, डिक्रीज इन ट्रेड टेबल्स नेक्स्ट हेडिंग है। इसमें बोल क्या रहा है कि भाई अपने क्या करना है, कंप्लीटनेस चेक करनी है फॉर ट्रेड टेबल्स फॉर द करंट ईयर। अब वो कह रहा है, देखो सबसे पहले चीज क्या है आपके पास, सबसे पहली चीज क्या हो रही है कि आप अगर केस पढ़ो, पहले सेंटेंस में लिखा है अकाउंट पेबल क्लर्क जो है वो जनवरी में चले गए थे और उनकी जगह रिप्लेसमेंट कोई और नहीं आई है अभी तक। सही है। अब आप बोल रहे हो कि देखो एक आप लॉजिकली सोचो, अगर आप एक जगह काम करने गए हो, ठीक है, आप एक जगह काम करने गए हो, वहां पर परचेजेस तो रुकनी होंगी, नहीं रुकी ना भाई। अब आप क्या बोल रहे हो कि सर पेबल का क्लर्क जो था, जो बंदा इस काम को दिखता था वो छोड़ के चला गया, उसकी जगह किसी और को नहीं रखा। पहला सवाल दिमाग में क्या आता है? सर अगर उसकी जगह किसी और को नहीं रखा और पेबल आपके रिड्यूस हो रहे, तो ऐसा तो नहीं कि आपने कोई चीज रिकॉर्ड ही नहीं करी हो, आपने कोई चीज रिकॉर्ड ही नहीं करी हो सर। क्योंकि अब आप खुश हो रहे हो, हाँ पेबल रिकॉर्ड कम हो गए, बोला भाई रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो कम ही होंगे ना यार, पे ऑफ तो कर रहे हो, रिकॉर्ड नहीं करने वाले। तो ये चीज पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इसको कैसे वेरीफाई करें कि सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे आओ। यहाँ पर IS IFRS पे अप्लाई होता हुआ दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा। सर सोर्स डॉक्यूमेंट पे आ जाओ, क्या क्या सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? अगर परचेज की होगी, सो गुड्स रिसीव नोट होंगे आपके पास, ऐसे ही है। सप्लायर की इनवॉइस आ रही होंगी आपके पास, आपने परचेज ऑर्डर इशू करे होंगे अपने पास। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या बताते हैं आपको कि सर आपके पास कोई ऑर्डर लगा था, ऑर्डर रिसीव हुआ था, उसकी इनवॉइस आई थी। तो अगर वो सारी चीजें हमने रिकग्नाइज करी होंगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो सर हमारे लिए मसला ही नहीं कोई, तो मतलब कंप्लीट है। अगर नहीं रिकग्नाइज करी तो सर मसला है हमारे पास कि हमने जो है चीजों को अप्रोप्रिएट बेसिस पे रिकग्नाइज नहीं किया है।
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपने जो है, अब देखो यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर भी करने पड़ेंगे आप। एनालिटिकल प्रोसीजर किस तरह करेंगे, देखो। सबसे पहले नंबर वन, ट्रेड टेबल आपके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि सर देखो, लास्ट ईयर से इस ईयर कंपेयर कर देते हैं। लास्ट ईयर से कंपेयर 2004 वर्सेस 5। अगर बहुत बड़ा कोई डिफरेंस आ जाता है, सर मतलब ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। सो और वेरिएंस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करोगे क्यों आ रही है। फिर आप क्या करोगे, आप जो है अकाउंट पेबल का बैलेंस हर महीने चेक करोगे। अब देखो मिसाल दो कि एक बंदा जनवरी में छोड़ के गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर महीने के बैलेंस चेक करूंगा क्या हर महीने कंसिस्टेंटली कम हो रहा है, या एक महीने एकदम से कम हो गया, या फिर बंदे के जाने के बाद से कम होना स्टार्ट हुआ, उससे पहले डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा था। तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि हर महीने की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करूं, चेक करूं। मैं क्या करूंगा, अपनी सारी वैल्यूज को मंथली पेबल बैलेंसेस को चेक करूंगा, ताकि मुझे पता चल सके कि ट्रेंड क्या चल रहा है। पहले ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर के पहले 2-3 महीने में, या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी पेबल इंक्रीज हो रहे थे, पेबल आपकी इंक्रीज हो रहे थे। और अब क्या हो रहा है यहाँ पर आपके पास जो है, जैसे ही जनवरी के बाद बंदा गया है पेबल डिक्रीज हो गए। तो अगर ये है तो मतलब ये है कि रिकग्निशन में मसला आ रहा है आपके पास। ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, नंबर 3, आपने क्या करा, मंथली आपने जो है यहाँ पर चेक कर ली। अब एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जरा उसको एक दफा रीड कर लेते हैं। क्या बोला है कि फाइनेंस डायरेक्टर ने मेंशन किया है कि भाई रिकंसिलिएशन होती ही नहीं है सप्लायर स्टेटमेंट की, एंड हैज बीन परफॉर्म सिंस दिसंबर, दिसंबर के बाद से नहीं होती। ऑडिट टीम ने डिसाइड किया कि नॉट टू परफॉर्म द ईयर एंड सर्कुलेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पे मैं लिख सकता था, अब सबसे अच्छा पॉइंट, भाई एग्जामिनर ने आपको बोल दिया है कि सर्कुलेशन नहीं करोगे आप। सर्कुलेशन नहीं करोगे आप, तो मतलब आप यहाँ पर अगर लिख दो कि भाई एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन की बैलेंस भेज दें ताकि हम चेक कर सकें कंप्लीट है या नहीं, तो आप नहीं कर सकते, मार्क्स जीरो है इसके ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर ने बोल दिया है कि ऑडिटर ने ये हरकत मना कर दी है आपको। अब आप इसको नहीं करोगे, ठीक है। सो आप भी सर्कुलेशन वाला काम नहीं कर सकते। अब एक चीज लिखी है कि भाई सप्लायर रिकंसिलिएशन नहीं हुई है आपकी, तो आप डायरेक्टली उठा के बोलो भाई सप्लायर रिकंसिलिएशन करो ना, क्यों नहीं करे आप। परफॉर्म सप्लायर रिकंसिलिएशन एंड इन्वेस्टिगेट डिफरेंसेस। मैनेजमेंट को बोलोगे परफॉर्म करो सप्लायर रिकंसिलिएशन एंड डिस्कस द डिफरेंसेस, इन्वेस्टिगेट डिफरेंसेस। ठीक हो, इन्वेस्टिगेट करोगे डिफरेंस को, क्यों, ताकि आपको पता चल सके कि भाई हमारे पास जो है डिफरेंस आने की वजह क्या थी, क्या मसला आ रहा है, जिस वजह से हमने ये अमाउंट रिकग्नाइज किए हैं एज अ सिग्निफिकेंट वैल्यूज, या फिर ये हमारे पास कंप्लीटनेस में क्या रोल अदा कर सकता है। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट बताए थे आपको, परचेज ऑर्डर, गुड रिसीव नोट, इनवॉइसेस। तीनों को कंपेयर कर लो। परचेज ऑर्डर वैसे तो आपका एक जो है वीक एविडेंस होगा यहाँ पर, वो डॉक्यूमेंट हम ना भी कंसिडर करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, देखो परचेज ऑर्डर से ये प्रूव होता है कि हमें परचेज हो गई थी हमारी। नहीं हो सकता सामने परचेज ऑर्डर नहीं, सामने वाले बंदे ने कुछ भेजा ना हो अभी तक। यहाँ पर तो हमने रिकग्नाइज करना है पेबल। पेबल के लिए आपके पास गुड रिसीव नोट और आपकी इनवॉइस जो है मैटर करेंगी। अब यहाँ पर मैटर किस तरह करेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर अक्रूवल प्रीपेमेंट वाली बात आ जाती है कि अगर आपको जो है गुड्स मिल चुके हैं, अगर आपको गुड्स मिल चुके हैं, गुड्स रिसीव्ड बट नॉट इनवॉइस्ड, इनवॉइस नहीं करे आपने, उनकी इनवॉइस आई नहीं आपके पास, अभी तक रिकॉर्ड नहीं करे आपने इसको, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपने एक अक्रूड रिकॉर्ड करना है। आपके लिए एक अक्रूड एंट्री रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर कि भाई आप रिकॉर्ड करो कि गुड रिसीव बट नॉट इनवॉइस्ड, इसका एक अप्रूवल कंफर्म करो अपने लेजर्स के अंदर कि भाई ये अमाउंट है, ये गुड्स मिल चुके हैं, लेकिन इनवॉइस नहीं दी, इसलिए हम लोग चढ़ा नहीं सकते उसको सिस्टम के अंदर, तो हमने जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। फिर अगर करोगे आप एक सैंपल उठाओ अपनी परचेज इनवॉइस का, और देखो कि वो गुड्स रिसीव आपके पास हुए भी थे या नहीं हुए थे, सो यू कैन गेट एविडेंस दैट यस द इन्वेंट्री इज रिकॉग्नाइज कंप्लीटली। फिर आप क्या करोगे, एक काम करो कि आपने अब पेबल जमा करने का तरीका क्या है, पेमेंट, पेमेंट चेक करो कि कब लास्ट पेमेंट हुई थी और कितनी की पेमेंट हुई थी। एक सैंपल सिलेक्ट करो सप्लायर का, और उठा के वहां से देखो कि भाई पेमेंट कितनी करी थी, कितना अमाउंट की करी थी, और कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी भी रहता है, ताकि हम देख सकें कि यार यही अमाउंट अगर हमारे पास ईयर एंड में मौजूद था, तो सर इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, यार हम जो है
जीआरएन का एक सैंपल उठाएंगे, हमें ये गुड रिसीव हुआ है, या हम बोलते हैं कि यार हम अपने पास एक जीआरएन की कॉपी उठाकर उसको कंपेयर करें कि भाई ये अगर ए रेंट से पहले था या ए रेंट के बाद था। अगर ए रेंट से पहले है तो अक्रूवल रिकग्नाइज करना है, ए रेंट के बाद तो जाहिर है इसका पेबल हमें रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं मौजूद होगी। तो कट ऑफ टेस्टिंग हम यहाँ पे करेंगे कि वैसे हमें जो गुड्स रिसीव हुए हैं क्या वो ए रेंट से पहले हुए हैं या ए रेंट के बाद हुए हैं, सो दैट वी कैन रिकग्नाइज अ पर्टिकुलर अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो 5 से 6 एरिया इसके अंदर भी, ये एरिया थोड़ा टाइट दिया गया आपको। टाइट इसलिए दिया गया क्योंकि पहले वाले में 9 दे दिए थे, तो भाई इसमें आपको जरा सा खींच के रखेंगे ताकि आप सोचो कि किसी तरीके से आपके पास अच्छे पॉइंट्स निकल के आए हैं। ठीक है, सो उम्मीद है भाई ये भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रोविजन के ऊपर। देखो एग्जाम में ना एक पैटर्न मैंने देखा, आमतौर पे एक पैटर्न देखा है जो कि एग्जामिनर पूछता है, मतलब पूछने का पैटर्न से मतलब ये कि भाई आपके पास क्वेश्चन इसी तरह से आता है। आपके क्वेश्चन के अंदर एक एसेट, एक लाइबिलिटी, एक इक्विटी इक्विटी का कंपोनेंट आया था। अब यहाँ पे देखो, ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी है, प्रोविजन एक लाइबिलिटी वाले सेक्शन में फॉल कर जाता है। एक यहाँ पर आपके पास जो है क्या था, फर्स्ट एरिया हमारे पास क्या था, हमारी इन्वेंट्री की एसेट थी। तो एसेट लाइबिलिटी, एसेट इक्विटी लाइबिलिटी की ऊपर एक कॉम्बिनेशन देता है। तो लाइबिलिटीज के अंदर प्रोविजन का आना मतलब ऐसा है कि हर दूसरे सवाल के अंदर प्रोविजन जरूर मौजूद है। और इसका इम्फेसिस अब बढ़ने वाला है आपके एग्जाम के अंदर रिलेटिव टू सस्टेनेबिलिटी। एग्जामिनर्स ने अभी अपनी नई जो जो एक मीटिंग रखी थी उसमें उन्होंने बताया है कि भाई आज से आगे बढ़ते हुए उन्होंने सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स के ऊपर, इन्वायरमेंटल प्रोविजंस के ऊपर अपनी इंफेसिस को बढ़ा दिया। सो इन्वायरमेंटल प्रोविजन, सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस, इन चीजों पे आपने अपना दिमाग खपाना है। दिमाग खपाने से मतलब ये है कि भाई जागते रहना है इन चीजों के रिगार्डिंग, क्योंकि इनके प्रोविजंस आपके पास चेक होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे मतलब अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। केस पढ़ते हैं, किस चीज के रिगार्डिंग है, रिडंडेंसी प्रोविजन। रिडंडेंसी प्रोविजन क्या होता है सर? रिडंडेंसी प्रोविजन आता है हमारे पास जब हमारे पास एक हमारी कंपनी का एक पोर्शन बंद हो रहा है, या हम लोग कुछ एम्प्लॉयज को लेट गो करें ड्यू टू रिसेशन और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन द कंपनी। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास तो सर आपने जो है एम्प्लॉयज को निकालना है और उनको रिप्लेस नहीं करना। अगर रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ निकालना है, तो सर निकालने के लिए आपको जो है अपने पास कुछ ना कुछ तो एक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, है ना। क्या अरेंजमेंट करनी पड़ेगी सर? अरेंजमेंट मतलब ये करनी पड़ेगी कि आपने सबसे पहले तो उनको बताना है कि सर आपको निकालने वाले हैं। एक डिटेल फॉर्मल प्लान अप्रूव बाय द बोर्ड होना चाहिए। फिर रिटर्नेंसी के लिए आपके पास जो है एम्प्लॉयज को जो बताना है, एम्प्लॉयज को जो निकालना है, उनकी यूनियन मेंबर से आपने डिस्कशन करनी है और उनसे आपने डिस्कशन करनी है कि भाई आपको निकालेंगे और आपके लिए इतनी पेमेंट हमने मुकर्रर की है। पेमेंट बेसिकली टाइम सर्व मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ सैलरी दैट दे हैव एक्सेट्रा एक्सेट्रा से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन निकालते हैं। ठीक हो गया। फिर वो कंपनी बंद होने वाली है, वो एरेंट से पहले है एरेंट के बाद है, उसके हिसाब से आपने एक प्रोविजन रिकग्नाइज करना है। अब केस में क्या बोल रहा है? केस में ये बोल रहा है सर कि मई 2005 के अंदर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भाई वो एक दुकान बंद करने वाले हैं क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अनाउंसमेंट ऑफ द डिसीजन वाज मेड एट द कंपनीज वेबसाइट। कंपनी की वेबसाइट पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर एक दफा अनाउंसमेंट हो गई तो मतलब क्या, सामने वालों के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपने जनरेट कर दिया, एक्सपेक्टेशन जनरेट कर दिया कि भाई ये कंपनी बंद हो जाएगी। अगर आपने उनको ये आसरा दे दिया है, आपने उनको कंफर्म कर दिया कंपनी बंद होने वाली है या फिर आपका स्टोर बंद होने वाला है, तो अभी आपके ऊपर लाजमत आ जाती है कि आपने प्रोविजन रिकग्नाइज करना है। दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अपॉन। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, आपने स्टाफ को इन्फॉर्म कर दिया टाइम टेबल का 28 मई को, और सारे 32 मेंबर्स को आपने जो है शॉप से रिडंडेंसी प्रोविजन के हिसाब से 1.8 मिलियन कैलकुलेट कर दिया आपने। और ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 31 मई को 2005 को आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई हमारी जो है कंपनी बंद हो जाए, लेकिन कंपनी वो सॉरी स्टोर जो है हमारा बंद हो रहा है सितंबर के अंदर। अब आपको बोला कि जा रहा है कि आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकालना है रिगार्डिंग रिगार्डिंग योर रिडंडेंसी प्रोविजन। अब दिमाग इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या बताया था मैंने पहले, हमेशा मैंने ये बोला है सबसे पहले आईएस आईएफआरएस को ढूंढो, उसको रगड़ दो, खोल दो, ब्रेक डाउन कर दो, जो पॉसिबल एरिया से वहां से निकालो। सबसे पहले रिडंडेंसी के लिए डिटेल प्लान होना चाहिए। क्या आपके पास प्लान है? चेक कर लो। नंबर 1, आईएस आईएफआरएस खींच दो यहाँ पर। नंबर 1, डिटेल प्लान चेक करें आप। कहाँ से मिलेगा आपको? बोर्ड मिनट से।
बोर्ड मिनट से में क्या करना है, आपने एक प्लान चेक करना है कि सही में प्लान था भी या नहीं। ठीक है। उसके बाद आपने जाके, उन्होंने बोला है कि मैंने वेबसाइट पे डिस्क्लोजर दे दिया है, वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर दिया है, आप बोलोगे ठीक है सर चेक करा दो। आप जाके वेबसाइट पर अनाउंसमेंट चेक करोगे कि सही में करीबी है या ऐसे हम बना रहे हैं। ठीक हो गया जी। दो चीज हो गई, पहले बताया था आपको प्लान होना चाहिए, फिर उसके लिए आपने अनाउंस करना लाजिम है आपके ऊपर। उसके बाद आपने जो है स्टाफ से अपनी जो पेमेंट्स वगैरह है उनको डिस्कस करना है कि भाई किस तरह लेके चलेंगे। उसके बाद आपने उनकी पेमेंट प्लान बनाना है कि कितनी पेमेंट देनी है, किस हिसाब से देनी है टू द पर्टिकुलर एम्प्लॉइज। उसके बाद आपने जो है रिकग्नाइज करना है प्रोविजन, उसका डिस्क्लोजर देना है अपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। और IS 37 के तहत उसको आपने रिकग्नाइज करना है, और मैनेजमेंट से आपने बात करनी है कि भाई सारे एम्प्लॉइज को हमने रिकग्नाइज कर लिया, सारे एम्प्लॉइज को हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। नंबर 2, आपने क्या करा, वेबसाइट चेक करनी। वेबसाइट चेक करने के बाद आपने बोला कि भाई मैनेजमेंट ने क्या सारे एम्प्लॉय से बात करी है, उन्होंने बोला हाँ करी है, तो भाई मैनेजमेंट से या आप स्टाफ से बात करवा दो हमारी। आप क्या करोगे, मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक कर लोगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने करना ये है कि भाई आपकी जो जो पोजीशन है, आपकी जो पोजीशन है, आपने अब तक अपने पास कैलकुलेशन कर ली होगी रिडंडेंसी की। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे रिडंडेंसी की जो कैलकुलेशन ला दो मुझे, मैं उसको चेक करूंगा। उसका आप रिकैलकुलेट कर सकते हो। पहले तो क्या करोगे, आप कैलकुलेशन निकलवाओगे। नंबर 4, ऑप्टेन रिडंडेंसी कैलकुलेशन, ताकि आप उसमें चेक कर सको कि सारे एम्प्लॉइज इंक्लूडेड हैं या नहीं, कोई हटा तो नहीं दिया। और आप इसको क्या कर सकते हो, रिकैलकुलेट भी कर सकते हो, ताकि आप चेक कर सको कोई आर्थमेटिकल एरर तो नहीं है। ठीक हो गया जी। फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद सर आपके पास जो है, इसके बाद जो है आपने क्या करना है, नेक्स्ट चीज आपने करनी है कि आपने जाकर अपने स्टाफ की सैलरी की जो पेमेंट है, स्टाफ की सैलरी जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट उठाना है और उसको कंपेयर कर लेना है किसी रिडंडेंसी कैलकुलेशन से। क्यों सर, आपको बताया था कि भाई आपकी जो रिडंडेंसी होती है टाइम सर सैलरी, इसकी बेस के ऊपर आपकी रिडंडेंसी पेमेंट कैलकुलेट हो रही होती है। तो अगर इन चीज़ों की बेस पे आपकी रिडंडेंसी पेमेंट कैलकुलेट हो रही है तो सर आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट तो चेक करना पड़ेगा ना, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट और रेट ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट उठाओगे आप टू अग्री विद रिडंडेंसी कैलकुलेशन। अब एक चीज देखना आप लोग अभी तक यहाँ पर, कि मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले उठा के वो चीजें चेक करी हैं जो कि मैनेजमेंट ने क्लेम करी। ठीक है, मैनेजमेंट ने क्लेम किया कि भाई मैंने वेबसाइट डाला है, मैंने कहा चेक करा। मैनेजमेंट ने बोला कि भाई मैंने जो है इन सब एम्प्लॉयज को बता दिया, मैंने कहा बता बात करा दो। उन्होंने बोला डिटेल प्लान है, मैंने डिटेल प्लान चेक किया। तो मैनेजमेंट जो क्लेम अलग से कर रही है, पहले उनको चेक करो, आसानी रही है। उसके बाद जाकर आप ये हाइपोथेटिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करो, उसमें देखो कि सारी चीजें एक्यूरेटली हो के रही है या नहीं हो रही। इससे होगा क्या, रिलेटिबिलिटी फ्रॉम द केस आपकी बढ़ जाएगी। रिलेटिबिलिटी बढ़ जाएगी तो एग्जामिनर को दिखेगा हाँ यार इसने केस पढ़ा है, उस केस को यूज करना। ठीक है जी। फिर और क्या हो सकता है यहाँ पर, आपके पास एक IS 37 के तहत प्रोविजन को चेक करोगे, प्रोविजन आपने रिकग्नाइज डिस्क्लोज सही तरीके से किया है या नहीं किया है। ठीक है, ताकि आप देखो इसको चेक कर सको। सो अकॉर्डिंग टू IS 37 चेक रिकग्निशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक होगी जी। ताकि आपने क्या करना है, आपने देख लेना है भाई कि हमारे पास जो सारी चीजें हैं वो एडिक्वेटली
IS 37 के तहत ही हुई हुई है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे देखो नापसंदीदा पॉइंट है एग्जामिनर का, लेकिन आप लिख सकते हो एंड में कि भाई आप रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दो मैनेजमेंट से कि सारी चीजें जो लिखी हैं वो कंप्लीट है। रिटन रेप फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर कंप्लीटनेस। तो इसके साथ हमारे जो 3 केसेस थे वो तो सॉल्व हो गए। अब आते हैं एक लास्ट जो हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा था, उसको भी साथ ही निपटाते हैं। यहाँ पर ताकि केस पड़ा हुआ है, सारी सिचुएशन से वाबस्ता है, हमें पता है भाई सब कुछ है, तो अब यहाँ पर आप डायरेक्टली उसको भी निपटाएं। आ जाए। क्या बोलता है भाई, द ऑडिट इज नाउ नियरिंग कंप्लीशन, रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डायरेक्टर ने बोला है कि भाई वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो रिडंडेंसी का प्रोविजन जो है रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले, क्योंकि वो होने वाली सितंबर के अंदर। अब आपसे बोला है कि डिस्कस द इशू एंड डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी, शुड दिस इशू रिमेन अनसॉल्व। अच्छा, अब यहाँ पर ना बहुत सारे होशियार क्या करते हैं, वैसे हमारे पास जो है स्टैंडर्ड पैटर्न क्या होता है कि आपके पास एग्जाम में जब आपके पास ऐसा केस वाला है ना, मतलब बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट पे केस है, तो हम रिकमेंड नहीं करते कि भाई सिचुएशन देखो उसके बाद आप बताओ कि अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी तो क्या आउटकम होगा, और प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई तो क्या आउटकम होगा, दोनों बताने हैं आप। तो नॉर्मल तो दोनों बताने हैं, लेकिन यहाँ पर इसने स्पेसिफिक कर दिया कि भाई एक साइड काट दिया, इसने बोला कि रिजॉल्व वाली सिचुएशन बतानी ही नहीं है, आप आपने अनरिजॉल्व वाली सिचुएशन बतानी है। रिजॉल्व वाले में अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दोगे, डिस्कस करोगे मैनेजमेंट से कि आप सही कर लो, लेकिन वो सही नहीं करने वाले इसको। तब क्या करें, सबसे पहले आपने स्टैब्लिश ये करना है कि क्या ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है या नहीं। अब एक चीज देखो कि क्या हमारे पास जो डिस्क्लोजर था या फिर जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन थी कब दी गई, हमें क्या ये एरेंट के बाद दी थी, एरेंट से पहले दी थी। तो आपने दी थी इसको, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद पड़ रहा है मई में दी थी आप। तो मई में आपने इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी, तो मई में आपके पास अनाउंसमेंट हो गई। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ गया आपके पास। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपकी एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, कि भाई आपने जो है काम करना है सारा। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास ये पोजीशन है कि आपके पास नेक्स्ट, सबसे पहले देखो आपने देखना है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मौजूद है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मौजूद है तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, देखो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आती है तो पहली चीज तो है आपके पास कि आपने एक अमाउंट को रिकॉग्नाइज करना। अब इसको देखना ये है कि ये अमाउंट आपके पास जो है सर्टेन है, बिल्कुल सर्टेन है, 1.8 मिलियन सर्टेन हो जाता है, आपकी रीजनेबल एस्टिमेशन आपके पास मौजूद है। तो मतलब ये है कि आपके पास ऑब्लिगेशन है, आपके पास रीजनेबल एस्टिमेट है। अब क्या चेक करेंगे, अब इसमें आप देखोगे कि अमाउंट मटेरियल है या इमटेरियल। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, मटेरियलिटी पहले कैलकुलेट कर लो, क्यों, इस स्टेज के लिए। अब मुझे वापस पहले पैराग्राफ में जाके मटेरियलिटी का अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भाई मेरा 0.114 मटीरियल लाइन सेट करी थी मैंने, मटीरियलिटी लाइन 0.114 सेट करी थी। क्या 1.8 मिलियन इससे ऊपर है, क्या अमाउंट मटीरियल है, बिल्कुल सर मटीरियल है। आपने अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना है इसको, दूसरा तरीका भी है जिससे आप जो है परसेंटेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या करोगे, आप 1.8 को डिवाइड करोगे बाय द पर्टिकुलर पीबीटी की जो अमाउंट थी, और आपके पास एक थी आपकी नेट एसेट्स की अमाउंट भी। तो पीबीटी के लिए क्या करेंगे, आप पीबीटी के लिए आप 1.8 को डिवाइड कर देंगे बाय द अमाउंट दैट वाज 22.8 मिलियन। ऐसे ही है, 22 चाहिए 8 मिलियन था आपके पास, 1.8 इसके अगर निकाले हम, तो 1.8 डिवाइड बाय 22.8 आपके पास आता है तकरीबन तकरीबन 7.9%। तो मटेरियल कब से स्टार्ट होता है हमारे पास, 5% स्टार्ट हो जाता है सर यहाँ पर। तो सो 5% से ऊपर है तो मटेरियल इन नेचर है। अगर हम पीबीटी पे नॉन नेट एसेट्स पे भी देखें, नेट एसेट्स पे भी अगर हम करें 1.8 मिलियन डिवाइड बाय, आपके पास 84.3 मिलियन था आपका नेट एसेट। तो सर 1.8 डिवाइड बाय 84.3, तो सर आपके पास आता है अप्रोक्सीमेटली 2.1%। 2.1% नेट एसेट की तरफ से मटेरियल है या नहीं, बिल्कुल मटेरियल है। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर हम ये बोल सकते हैं दिस अमाउंट इज मटेरियल इन नेचर। अमाउंट मटेरियल है, ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है,
और आपके पास जो है जो अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन भी सर्टेन। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा कि प्रोविजन रिकग्नाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्रोविजन रिकग्नाइज होना चाहिए, क्यों? अगर नहीं करेंगे तो अपनी लाइबिलिटीज को अंडर स्टेट कर देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अमाउंट मटेरियल है या नहीं? मटेरियल है, बिल्कुल मटेरियल होता है। तो अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट आती है तो क्या होता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट आती है तो आपके पास जो है क्वालिफाइड ओपिनियन होगा, मटेरियल प्लस परवेजिव होगा तो एडवर्स ओपिनियन दी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम जो है सिर्फ एक जगह पे आ रही है, प्रोविजंस के अंदर। अमाउंट मटेरियल है लेकिन कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर नहीं कर रहा। तो सर यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हमें सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन देना होगा। आपने एग्जाम क्वेश्चन में ही लिखना है कि सर ये अमाउंट मटेरियल है बट इट इज नॉट परवेसिव। आपने लिखना है कि भाई ऑडिटर को जो है यहाँ पे चाहिए कि ही शुड गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज द पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। द अमाउंट इज मटेरियल बट इट इज नॉट परवेसिव। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन ओनली, नॉट एन एडवर्स ओपिनियन। और यहाँ पे बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर आप इस्तेमाल करोगे अपनी एक्सप्लेनेशन कि आपने प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं किया था। और अपने ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर आप इस्तेमाल करोगे एक्सेप्ट फॉर द एरिया ऑफ प्रोविजंस एवरीथिंग इज गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सही है। तो इसकी तरह देखो 5 मार्क का सवाल मुफ्ते के मार्क्स। सिर्फ क्या है, आपने दिमाग इस्तेमाल करके ये देखना है कि यार आपके पास जो अमाउंट है रिकॉग्नाइज होगा कब नहीं होगा, क्या कौन सा ओपिनियन कहाँ देना है। और उसके एग्जामिनर की जो हिंट है कि अनरिजॉल्व वाले एरिया पे फोकस करना है तो वहां पे सही तरीके से दिमाग इस्तेमाल करना। ठीक है जी। So I am now giving you the opportunity to ask the questions. Video यहाँ पे pause हो रही है, so do let me know if there are any other questions. अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास ड्राफ्टिंग के ऊपर। ड्राफ्टिंग में आपको मैं सारे पॉइंट्स तो ज़ाहिर है मैं लिख के नहीं देने वाला। आपको मैं कुछ पॉइंट्स लिख के दूंगा फॉर ईच ऑफ द एरिया, ताकि आप जो है थोड़ा सा एक आइडिया ले सको रीजनेबल लेवल के ऊपर कि सर अगर हमें लिखना पड़ जाए तो किस तरह लिखना होगा। जो कि लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसा मतलब ऑप्शन तो कोई है नहीं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास पार्ट ए के ऊपर, जिसमें हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो 3 पॉइंट्स लेके दूंगा आपको मैं, जो बेसिकली आपके लिए एक आई ओपनर होंगे। बाकी आपने खुद लिखो। पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, रट्टे नहीं मारने हैं आप। रट्टे मारने हैं तो भाई यहाँ पर आपका थोड़ा मुश्किल काम हो जाए, क्योंकि एग्जाम में रट्टा चल नहीं पाए। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है आपने, आपको मैंने बोला था आप इन्वेंट्री की क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करो। अब क्वांटिटी चेक करनी है तो क्या है भाई, आपको बताया गया है कि इन्वेंट्री काउंट हो चुकी है और आपके जो इंटर्न है ऑडिट का उसने चेक करा है, तो इन्वेंट्री काउंट को उठा लो। क्या करो, इंस्पेक्ट a sample of the individual product line and compare। कहाँ से उठाएंगे, क्लियर करो। फ्रॉम द इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट and compare the quantity stated with the, और कंपेयर की जगह आप अग्री भी लिख सकते हो। अग्री stated with the inventory count records और रिपोर्ट। ठीक हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। आपको बोला था मैंने कि भाई आपने जो है यहाँ पर एक वैल्यू और आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि भाई हमारे पास जो है इनकी परचेज प्राइस देख लो, परचेज इनवॉइस कंपेयर कर लो। क्या करोगे आप, अग्री करोगे टू द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री लाइन टू द सैंपल ऑफ प्रोडक्ट इन्वेंट्री लाइन। किस चीज से कंपेयर करेंगे इसको, अग्री करेंगे विद द परचेज इनवॉइसेस, ताकि हम देख सकें क्या उनकी कॉस्ट या एनआरबी की जो कैलकुलेशन है उसमें कंपैरिजन सही बेसिस पे हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। recognized or recorded in the valuation report and compare and with the, agree करना है ना, with the
परचेज इनवॉइसेस, और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरियाज, द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरियाज। ब्रिंग कर देते हैं ताकि आपकी आसानी रहे। ठीक है, फिर इसमें रिकैलकुलेशन वाला पॉइंट तो बहुत आसान है। रिकैलकुलेट कर दो अपने आप वैल्यू की इन्वेंट्री को। आप जो है यहाँ पर अपने पास मार्केट की वेबसाइट से प्राइसेस चेक कर सकते हो। आप कंपेयर करो डिफरेंस बिटवीन द होल्डिंग पीरियड आपका इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कंपेयर कर लास्ट ईयर से इन्वेस्टिगेट करो डिफरेंसेस को, सारी चीजें बात कर चुके हैं। आप जो है यहाँ पर डैमेज इन्वेंट्री के रिगार्डिंग क्या बोल सकते हो? आप कर सकते हो फॉलो अप, या आप जो है अपनी इन्वेंट्री जो डैमेज है या ऑब्सलीट है कर्टन नोट करिए। सो check on the inventory that would have been identified by the auditor during the inventory count that were obsolete or damaged। क्यों चेक करें सर हम उनको? चेक करने की क्या वजह है? चेक करने की वजह यह है ताकि हम देख सकें कि उनकी वैल्यू को मैनेजमेंट ने एडजस्ट किया है या नहीं किया है। सही है। एंड डिस्कस how the management will be adjusting the value of the goods। ठीक है जी, तो तीन मेजर एरिया आपके साथ हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए। तो उम्मीद है कि सर आपको जरा कुछ चीज़ें क्लियर आई होंगी कि क्या चीज़ चल रही हैं। बढ़ते हैं आगे पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी क्या था हमारा? पार्ट बी था हमारे पास बेसिकली टेबल्स की वेरिफिकेशन करना विदाउट हैविंग ए सर्कुलेशन इनटू अकाउंट। सर्कुलेशन के अलावा क्या पॉइंट हो सकते हैं जो कि आपने करने पड़ेंगे? नंबर वन क्या था? नंबर वन था हमारे पास बेसिकली हमें क्या करना था कि भाई टेबल इस साल वाले और लास्ट ईयर वाले को कंपेयर कर लेना था और सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना था। तो कंपेयर द tables for last year and this year to identify any significant differences, if any, investigate the reason for it। ठीक है जी। नंबर टू क्या था हमारे पास? नंबर टू था हमारे पास हमने क्या करना था, हमने देखना था कि यार जो गुड्स हमारे पास इस साल में आए हैं, जो हमारे पास अभी आ चुके हैं, वही हमने रिकग्नाइज करें। ऐसा नहीं कि गुड्स आए नहीं है, आने वाले हैं, या फिर कोई गुड्स आ चुके हैं उनकी इनवॉइस नहीं है, उनको रिकग्नाइज नहीं किया। हम क्या करेंगे? हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू अ सैंपल ऑफ गुड्स रिसीव नोट टू check whether the goods that were received after the year end are not recorded within this year, and any goods that were received this year but not invoiced are recorded as a accrual in the financial state। ठीक है जी, एक पॉइंट ये हो गया। अब आ जाए नंबर थ्री के ऊपर। लास्ट पॉइंट इसका क्या लिखें? लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या था? हमारे पास क्या हो सकता है? और
कि यार आपने अगर पेबल देखने आपने पेबल देखने हैं, तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, और आप मंथली बेसिस पे पेबल चेक करोगे, जाके देखो कि भाई डिफरेंस कब से आना स्टार्ट हुआ। सो कंपेयर द बैलेंसेस ऑन द अकाउंट्स ऑन मंथली बेसिस टू आइडेंटिफाई एनी टाइम where there is a significant difference in the amounts, and investigate the reason for it। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने जो है अमाउंट चेक कर लिए, डिफरेंसेस चेक कर लिए, और उनको इन्वेस्टिगेट भी करा। अब बढ़ते हैं आखिरी एरिया के ऊपर, जो कि था रिडंडेंसी के ऊपर। रिडंडेंसी के ऊपर आपने जो है बेसिकली सिंपली 3 पॉइंट्स उसके लिख देते हैं। नंबर 1, क्या थे हमारे पास एरियाज रिडंडेंसी के अंदर? आपके पास बोला था कि भाई पहले उनका प्लान चेक करो, रिव्यू द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग to identify the formal plan existed for closing the shop prior to the year। प्रायर टू द इवेंट क्या होना चाहिए? फॉर्मल प्लान मौजूद होना चाहिए। फॉर्मल प्लान की बात कर रहे हैं हम, बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भाई आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट का क्लेम चेक कर सकते हो बाय अनाउंसमेंट। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो फॉर ऑल और अ सैंपल ऑफ द स्टाफ, चेक या इंस्पेक्ट द या अग्री टू द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट and compare या agree to the employment contract with the calculation of the redundancy payment। ठीक है जी। नंबर 3, नंबर 3 क्या बोलता है? नंबर 3 बोलता है कि सर आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पर IS 37 के तहत रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन कंफर्म that the provision has been recognized in the SOFP and disclosed adequately in the notes to the financial statement in accordance with the rules stated in IS 37। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर ये गानी भी कर ली। बाकी लास्ट पार्ट में ड्राफ्टिंग ऐसा कुछ है नहीं, वहां पर आपने जो है बस ये रूल्स अप्लाई करने हैं रिडंडेंसी के, और आपने बाकी चीजें कंप्लीट कर। अब ये है कि अगर आपने इस आंसर को चेक करवाना है फ्रॉम एनी एंड फ्रॉम एनी एरिया, तो आप जो है इसको मुझे सेंड कर सकते हैं एट माई ईमेल एड्रेस। ये सामने मैं देख रहा हूँ, तो आप इसको सेंड करें एंड आई विल चेक इट फॉर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब लेकर आए हैं आपके लिए बड़ा एक अजीब सा सवाल। ऐसे सवाल बहुत कम मिलते हैं, मतलब जिस तरह में इसने फंसाने की कोशिश करी है बच्चों को, ये बहुत ऐसा कम ही एग्जामिनर में दिखे। लास्ट एग्जाम में जो है ये बड़ा फंसाया गया था एग्जामिनर्स ने। तो ये है कि अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, थोड़ा सा हमें कॉम्प्लेक्स एरियाज के अंदर, स्पेसिफिक एरियाज के अंदर अपनी काम करने की, हाथ पांव चलाने की स्किल मिल जाएगी। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले अगर पूछा है, पहली रिक्वायरमेंट आपसे बोली गई है सर कि आपने जो है यहाँ पर सब्सटेंशियल प्रोसीजर करने हैं वैल्यूएशन इन्वेंट्री के। सेम वैल्यूएशन इन्वेंट्री पे बात है। अब यहाँ पे आधी आवाम ना खुश हो गई कि सर ये तो सवाल आता है सर, ये तो मतलब बेहतरीन। लेकिन ना अभी बेटा, अभी केस पर, अभी केस पे जब आओगे ना,
तब पूछूंगा। केस क्या बोल रहा है? केस ये बोल रहा है सर आपके पास कि आपकी जो फर्म है उसने अटेंड किया है इन्वेंट्री काउंट ऑफ द हेसेंट कंपनी, कंफर्म किया है कि द कंट्रोल एंड प्रोसेस जो है रिकॉर्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स वर एक्सेप्टेबल। सही है। वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स जो हैं बोथ मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिट टीम हैज कंफर्म दैट बोथ क्वांटिटी एंड स्टेज ऑफ वर्क कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर work in progress is identified. अच्छा, before goods are dispatched, they are inspected by the company quality control department. Just prior to the inventory count, it was noted that a batch of product line Crocus, which had been produced to meet customer specific technical requirements, did not meet the customer's quality and technical standard. भाई ये बेड़ा गर्क हो गया। क्यों? अब देखो, अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया स्पेसिफिकली फॉर अ कस्टमर, उसके लेबल्स लगे होंगे, उसका नाम लगा होगा, उसकी मिररिंग हुई होगी, और उसने बोला कि भाई हमारी क्वालिटी के मायार के मुताबिक नहीं है और हम नहीं लेने वाले, अब तो आपको ये पूरा अपने सर पे भुगतना पड़ेगा, ये आपको भुगतना पड़ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर आगे और क्या बोल रहा है। दिस इन्वेंट्री हैड अ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 450, सो आप लिखो भाई कॉस्ट 450। ठीक है। अपॉन डिस्कशन विद द प्रोडक्शन सुपरवाइजर, फाइनेंस डायरेक्टर ने बोला है कि इन्वेंट्री कैन स्टिल बी सोल्ड फॉर 90,000। सो 90,000 की मार्केट प्राइस आ रही है अभी। ठीक है जी, आपको दो चीजें बता दी यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की रिगार्डिंग बात करें। अब क्या क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले क्या कर सकता हूँ सर मैं? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए भाई, एक ब्रेकडाउन चाहिए कि वर्क इन प्रोग्रेस जो है यहाँ पर किस स्टेज पर है, कितनी इन्वेंट्री में है, इन्वेंट्री काउंट में कितना आया है, कितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के ऊपर है, वो सारा अग्री करना है। तो क्या करोगे आप? पहले ब्रेकडाउन ले लो वर्क इन प्रोग्रेस का। ब्रेकडाउन से क्या हेल्प होगी आपकी कि आपको जो है एक हाथ पांव चलाने की आशा मिल जाएंगे, आपको चीजें निकल के आना स्टार्ट होंगी। नंबर वन, ऑब्टेन ब्रेकडाउन और वर्क इन प्रोग्रेस। और आप जो वर्क इन प्रोग्रेस है सैंपल उसको उठाओ, इन्वेंट्री काउंट से मैच करो कि भाई इन्वेंट्री इनकी जो अमाउंट है वो क्वांटिटी सेम है, इनका कंप्लीशन स्टेज सेम है, और इन्वेंट्री काउंट में नंबर ऑफ इन्वेंट्री या किलोज ऑफ इन्वेंट्री जो है वो सेम है या नहीं। ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट? अब देखो, आपने एक दफा क्या करा, आपने यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और आपने इन्वेंट्री की क्वांटिटी चेक करवा ली। ठीक है। उसके बाद क्या करो आप वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन में आओ। वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन के अंदर क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सो आपने ये करना है, इन सारी चीजों को चेक करना है। आपने ये करना है, आपने सैंपल उठाना है इन्वेंट्री का, सैंपल उठाना है इन्वेंट्री का जो आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस में, और आपने ये करना है, आपने जो है इन सारी चीजों का, इन सारी चीजों की क्या करनी है, आपने रेलेवेंट कॉस्ट शीट लेनी और ऑब्टेन कॉस्ट शीट ऑफ दिस पर्टिकुलर सैंपल। क्यों लेनी है भाई? ताकि आप यहाँ पर अग्री कर सको रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बाय द परचेजिंग वॉइसेस। तो यहाँ क्या करोगे आप? रॉ मटेरियल अग्री विथ परचेज इनवॉइस। आप डायरेक्ट लेबर को अग्री करोगे विद द टाइम शीट्स और लेबर कॉस्ट, विद पेरोल, टाइम शीट, लेबर कॉस्ट। ठीक है जी। फिर और क्या आ सकता है? ओवरहेड है, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है आपने आइडेंटिफाई करना है ऑफ प्रोडक्शन नेचर। सो ओवरहेड आप जो है यहाँ पर प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई करो। ठीक है जी। ये तीन चीज आपने कंपेयर करनी है सैंपल के लिए, अपने इनवॉइसेस आके आप आइडेंटिफाई कर सको सही जो कॉस्ट बता रहा है जो कि 4.5 लाख रुपए, क्या ये सही में कॉस्ट आई भी है नहीं आई है। फिर नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भाई अगर आप आपने क्या करना पड़ेगा। अब अगर हमें जो है सामने वाले बंदे ने बोला है कि भाई आप जो है ये अमाउंट, ये जो गुड्स हैं ये आप जो है अब हमें मत दो, तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने अपने फिनिश गुड्स के सैंपल को उठा के उनकी मार्केट एनआरबी टेस्ट करनी पड़ेगी।
तो आपने क्या करना है, अपने एक सैंपल ऑफ फिनिश गुड्स को उठाना है और कंपेयर करना है कि ईयर एंड के बाद क्या ये है कोई ऐसी इनवॉइस जिस पे गुड्स बिके थे। तो इससे क्या करेंगे, IS2 के तहत NRV चेक करेंगे। नंबर 3, पोस्ट एंड एंड इनवॉइसेस, पोस्ट ईयर एंड इनवॉइस टू कंपेयर NRV विथ कॉस्ट। क्या ज्यादा है भाई, चेक करना है आपको, क्या क्या कम है, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV भी रिकॉर्ड करना है ना आपने, तो आपने वो चीज चेक करनी है। ठीक है, फिर आपने देखना ये है कि सर आपकी जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको हमारी मैनेजमेंट किस तरह वैल्यू करती है, डिस्कस कर लो मैनेजमेंट से, ताकि आपको एक उनके असेसमेंट की रीजनेबलनेस मिल जाए। नंबर 4, थोड़ा इसको आगे करके लिखते हैं बाकी की जगह बने। वर्क इन प्रोग्रेस की ट्रीटमेंट को डिस्कस करना है, वैल्यूएशन को डिस्कस करना है। ठीक है, विद मैनेजमेंट। फिर क्या करेंगे हम, और क्या कर सकते हैं। अब देखो आपका ये बोल रहा है कि भाई आपका गुड जो है वो आप 90,000 रुपये का बिकेगा, ये ना, आप ये बता दिया हमें। सो अब आपका क्या काम होगा, आपने ये देखना ही होगा कि सर आप 90,000 की बेच रहे हो, सिग्निफिकेंट डिक्रीज है, तकरीबन तकरीबन 3,60,000 रुपये का लॉस आ रहा है आपके पास, है ना। तो ये बड़ा लॉस है, तो आप क्या करोगे, बोर्ड मिनट्स में डिस्कस करोगे इसको कि यार ये तो 90,000 रुपये में बेचने की पोजीशन बन रही है, और ये 90,000 बन रही है, तो उस पर डिस्कशन उन्होंने करी होगी यार बेचना चाहिए ना बेचना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप उठा लो बोर्ड मिनट्स, टू आइडेंटिफाई रीजन फॉर 90,000 NRV। ठीक है जी, 90,000 की NRV आ रही क्यों आ रही है, आप ये देखना है ये। फिर आपने क्या देखना है कि यार NRV अगर 90,000 की बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आप इसको क्या करोगे, पोस्ट एरेंट की एक इनवॉइस उठाओगे और उसको कंपेयर कर लोगे NRV से कि NRV सही थी या नहीं। एक ही कर सकते हो। फिर आपने प्रोडक्ट कॉस्ट एक दफा निकाली, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप ये बोलो कि 3,60,000 रुपये का लॉस आया है। 3,60,000 का लॉस कैसे आया, 4.5 की कॉस्ट थी, 90,000 रुपये में बिकेगा, तो सर 3,60,000 रुपये का लॉस आ गया ना आपके पास यहाँ पर। तो इसकी एडजस्टमेंट आपने क्या करी है अपने प्रोडक्ट के अंदर या नहीं करी है, आपने मैनेजमेंट से डिस्कस करना है, फाइनल एडजस्टमेंट्स को चेक करना है कि डैमेज प्रोडक्ट के अंदर आपने एडजस्टमेंट्स करी हुई है या नहीं करी है, रिटर्न डाउन वैल्यूज आपके पास मौजूद है या नहीं। ठीक है, एक चीज और कर सकते हैं हम यहाँ पर, एज्ड रिसीवेबल, सॉरी एज इन्वेंट्री रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इससे स्लो मूविंग इन्वेंट्री आइडेंटिफाई हो जाएगी, इसके अलावा और हम उनकी वैल्यू जो है कंपेयर कर सकते हैं विद NRV। ऐसा ही है। सो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन ये कि दिमाग यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे पास मूवमेंट कहाँ पे किस तरह से हो रही है और क्या चीज़ हमें पहले देखनी पड़ेगी। वर्क इन प्रोग्रेस से रिगार्डिंग ये अपनी कॉस्टिंग में पड़ा होगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे सही पे इस्तेमाल करना है कि नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ सकता है या किस तरह लेके चलना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे पास दूसरे एरिया के पास, जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ फॉल होता है, ये फॉल होता है IS 37 के अंदर, जो कि हमारे पास इंटेंजिबल, IS 38 के अंदर, सॉरी, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर फॉल करते हैं। इंटेंजिबल एसेट क्या है, बेसिकली आपके वहां पर आपको बोलता है कि अगर आपने एक इंटेंजिबल एसेट बनाना स्टार्ट किया है, तो आपकी कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगी, आपकी कॉस्ट तब कैपिटलाइज होगी जब आपने पायरेट की कंडीशंस को फुलफिल कर दिया हो। पायरेट का एक शॉर्ट फॉर्म, ये 5 से 6 कंडीशन ऐसी हैं कि अगर आपने फुलफिल नहीं करी, तो यू कैन नॉट कैपिटलाइज द कॉस्ट एज एक्सपेंस इन टू इंटेंजिबल एसेट। अगर आपने कंडीशन की फुलफिल नहीं करी, तब तक वो खर्चे जो हैं एज ए एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज करेंगे। वरना अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, तो आप इनको एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब लिखा गया है, केस पढ़ते हैं। केस में बताया गया है सर कि आपके एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुए इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट विद इंटेंजिबल एसेट्स वंस रिकग्निशन क्राइटेरिया अंडर IS 37 हैज बीन मेट। अब ये बोल रहे हैं क्या रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया, सही में मीट हुआ है या नहीं हुआ, ये आपने चेक करना पड़ेगा। इंटेंजिबल एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 4 years वंस द प्रोडक्शन कमेंसेस। अब प्रोडक्शन कमेंसेस, सो 4 साल पे आपने इसकी यूजफुल लाइफ रखी, किस बेसिस पे 4 साल की यूजफुल लाइफ की अपने चेक करना पड़ेगा आपको। अमोर्टाइजेशन की पॉलिसी क्या है कि बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सेट, और ओपनिंग बैलेंस इंटेंजिबल एसेट का 1.9 मिलियन इन द करंट ईयर
Ansett company spent 0.8 billion developing 3 new products which are all at different stage of development. तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने करना सिर्फ ये है, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर आपने देखना ये है कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर जो है, क्या आपने अमाउंट जो कैपिटलाइज किया वो सही है, क्या आपने जो एक्सपेंस आउट किया वो सही है। तो आपने इनको भी एक दफा चेक करना है, एक दफा गो थ्रू करना है, यहाँ पर बहुत पॉइंट है। अब देखो एग्जामिनर आपके लिए करता पता है क्या है? जब टॉपिक डिफिकल्ट दे रहा है ना आपको, जब स्पेसिफिक टॉपिक दे रहा है तो उसमें पॉइंटर्स देने की बहुत सारी जगहें छोड़ता है, ताकि आपके पास जो है एक रीजनेबल एस्टिमेट हो गया, आप उसको 5 पॉइंट लिखने होंगे, 10 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 9 पॉइंट आपको देगा, ताकि आप जो है ना वहां पर अपनी वेरिएशन लेके आ सको। तो सबसे आसान तरीका क्या है, देखो पहले बोला मैंने IFRS अप्लाई कर, यहाँ पर IFRS अप्लाई करने के गया मैं, सबसे मैंने क्या अप्लाई करना है, मैंने पायलट अप्लाई करना है। अगर मैं पायलट अप्लाई करता हूँ तो 6 पॉइंट तो यहीं पे निकला है भाई। पायलट की एप्लीकेशन सही तरीके से कर दिया आपने, सही डॉक्यूमेंट्स की सोर्स रेलेवेंस दे दिया आपने, सर आपके पास जो है 6 पॉइंट्स तो आ गए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर हमने हमारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है कि भाई हमारे पास जो ओवरऑल कॉस्ट आ रही है उसके अंदर क्या एक्टिविटीज हो सकती है, मतलब मिसाल के तौर पे आपके पास जो है अगर एक फीजिबिलिटी स्टडी होती है कि क्या हम इस पर्टिकुलर एसिड को कंप्लीट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अगर फीजिबिलिटी स्टडी है, आपने बोला है कि वी हैव इंटेंशन टू कंप्लीट, हमने बोला है इंटेंशन टू कंप्लीट, या आपकी एबिलिटी है टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एसेट, या आपने बोला है कि आपने इसको देखा है कि आपके पास टेक्निकल रिसोर्सेज मौजूद हैं, आपके इंटेंशन टू कंप्लीट है, तो ये कैसे पता चलेगा आपको, ये आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट से पता चल जाएगा। अगर आप बोलते हो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेके आ रहा है ये, तो आपके पास एक उसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग होगी ऑफ कैश फ्लोज, जिससे आप बता सकते हो कि भाई प्रॉबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है हमारे पास। फिर इसके अंदर आपके पास और क्या कंडीशन होती है, और चीजें आपके पास हो सकती हैं कि आपके पास इसका सैंपल मौजूद होगा जिसको आप यूज कर सकते हो, जिसमें मार्केट में आप बेच सकते हो उसको, या फिर आपने उसके लिए कोटेशंस लिए होंगे, तो आपको एक वहां से एस्टिमेट मिल जाएगा कि यार ये रिसर्च या डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास रीजनेबली कैपिटलाइज हो सकता है। तो आप आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। पहले क्या करो, सबसे पहले आप ब्रेकअप ले लो इस चीज का, इंटेंजिबल एसेट की जो बैलेंसेस हैं, उनके स्केड्यूल्स हैं, उनकी अभी तक की जो खर्चे मामला हैं, सारी रिकॉर्ड्स हैं, आप ऑब्टेन कर। सो नंबर वन, ऑब्टेन schedule of intangible assets। ताकि जाहिर है आपने जो है वहां पर रीजनेबल लेवल पे काम करना। फिर आपने देखना है कि यार आप बोल रहे हो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपने यूजफुल लाइफ जो है 4 साल की सेट करी, इसके बीच में क्या सोचते हैं आपके भाई, क्या एक्सपीरियंस हो गया कैसा, तो डिस्कस करो। रीजनिंग फॉर 4 years यूजफुल लाइफ, ठीक है जी। तीसरी चीज, अब आपको बोला है कि अमोटाइज होता है स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर, तो अमोटाइजेशन कैलकुलेट कर लो भाई आप हर साल की, अमोटाइजेशन कैलकुलेट करो, सो रिकैलकुलेट अमोटाइजेशन, और अग्री करो हमारे बैलेंसेस से जो कि रिकॉग्नाइज हुए हैं इन द पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अग्री या रिकैलकुलेट अमोटाइजेशन एंड अग्री टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंसेस। ठीक हो गया जी, आपने ये भी कर लिया, आपने अग्री भी कर लिया यहाँ पर। अब आगे और क्या हो सकता है सर, और यहाँ पर ये हो सकता है कि देखो अब ये तो पहले वाले एसेट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, अब दूसरे जो 3 आपके बन रहे हैं उनके रिगार्डिंग क्या उन्होंने बताया है कि भाई यहाँ पर सारी कंडीशन मीट हो गई, क्या हो गया नहीं, कुछ नहीं बताया। तो हमने यहाँ पर उनकी कंडीशंस को असेस करना पड़ेगा कि सर आपकी कंडीशन मीट हो भी रही है नहीं हो रही है। तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं, उनकी डिटेल्स भी निकलवा मैनेजमेंट से कि भाई किस स्टेज पे डेवलपमेंट है, कितना कैपिटलाइज हो गया, कितना एक्सपेंस आउट हो गया। सो नंबर 4, फॉर रिमेनिंग फॉर 3 न्यू डेवलपमेंट्स, क्या करना है आपने, आपने डिस्कस करना है विद द मैनेजमेंट
और डिटेल्स ऑब्टेन करनी है फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। डिस्कस विद मैनेजमेंट द स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट एंड अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स के अंदर आप लिख सकते हो आपकी कंप्लीशन की स्टेज, आपकी जो कॉस्ट कैपिटलाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ लिख सकते हो उसके अंदर। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, देखो क्रिएटिव होना पड़ता है यहाँ पे चीज़ों के अंदर, क्रिएटिव नहीं होगी ना तो फंस जाओगे। क्रिएटिव किस तरह होना है आगे और चीज़ों को देखना है आपने। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर आके देख सकते हो कि भाई आपने कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज करी, कौन सी एक्सपेंस आउट करी, कौन से स्टेज पर आपने चेक करना है। तो आप सारे पहले क्या करो, आप जो है अपने पास एक एक करके चीज़ें निकालना स्टार्ट करो। अगर हमने कैपिटलाइज एक्सपेंस आउट करी होंगी जो कि 0.8 मिलियन करी हुई है, तो आप क्या करो इनके खर्चों की एक्सपेंसेस की आप वो निकालो, इनवॉइस निकालो। सो फॉर एक्सपेंसेस obtain the breakdown of the costs and compare them or agree them to the invoices and supporting documents. Obtain for expenses, obtain detailed cost breakdown and compare with your invoices. ठीक है जी। और क्या हो सकता है सर यहाँ पर, और आपके पास क्या हो सकता है, अब आप एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को देखो कि आपकी कैपिटलाइज कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट में जो आपके पास है उनको अग्री करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप वो कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे फॉर इंटेंशन टू कंप्लीट या कंफर्म द टेक्निकल, कंफर्म टेक्निकल कैपेबिलिटी या फिजिबिलिटी एंड इंटेंशन टू कंप्लीट किस चीज से, फिजिबिलिटी रिपोर्ट से। ठीक हो गया जी। और क्या कर सकते हैं सर इसके अलावा, आप जो है अपने पास आगे बढ़ो, अपनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए जो आपने रिसर्च करी है, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट है वो निकालो। रिव्यू मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च के अंदर देखो बेसिकली क्या होता है, आपने सैम्पलिंग करी हुई है अपनी प्रोडक्ट की, आपने प्रोडक्ट उठा के मार्केट में दिखाया होगा कि यार हाँ यार बिक सकता है, ये मार्केट में चलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपने मार्केट रिसर्च करी होगी। उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट बनाए होंगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई होगी, आपने जो है इकोनॉमिक बेनिफिट रिपोर्ट बनाई होगी, तो उनको चेक कर लेंगे हम लोग। सो रिव्यू मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, ताकि आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की प्रोबेबिलिटी को असेस कर सको। तो असेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फिर आज में इसमें आप फोरकास्टेड कैश फ्लो भी देख सकते हो कि भाई फोरकास्टेड कैश फ्लो उठा लो आप, कि आपने बनाए होंगे जिसकी बेसिस के ऊपर आप बोल सकते हो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है आपको। इसके अलावा आप जो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो IAS 38 के साथ साथ, इंटेंजिबल एसेट के साथ साथ, क्या यार आपके पास वो है या नहीं। तो यहाँ पर आपने 8 से 9 पॉइंट मजे से निकाल सकते हो अगर आपको सिर्फ IAS 38 की कंडीशन याद हो। तो भाई इसलिए बोलता हूँ IAS IFRS याद कर लो, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत जिंदगी सुकून में आ जाएगी, बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट जगह के ऊपर जो कि है हमारे पास सेल्स टैक्स। अब इस पे क्या बोल रहे हैं, अब उसमें बोल रहा है कि भाई सेल्स टैक्स के रिगार्डिंग आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकालना है, निकालते सर एविडेंसेस के रिगार्डिंग भी। अब क्या हो रहा है, हो ही रहा है, हाइंसिट कंपनी क्या है वो रिक्वायर करिए रिलेवेंट टैक्स अथॉरिटी से, बोल रही है कि भाई इन द कंट्री विच ऑपरेट टू चार्ज
सेल्स टैक्स है 15%। वो सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं कितने परसेंट पे? 15%। ऑन ऑल प्रोडक्ट्स विच इट सेल्स। सेल्स टैक्स पेबल जो है प्रोडक्ट टैक्स अथॉरिटीज, वो आपके पास प्रोसेस होता है ऑन अ गुड्स दैट वी सेल। अब इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स का डिफरेंस आपको पता ही होगा। When purchasing raw material, incurring expenses in the manufacturing process, the company pays 15% sales tax on any items purchased on, and this can be reclaimed from tax authority. तो देखो आपका क्या होता है, अगर आप परचेज कर रहे हो तो सेल्स टैक्स पे करते हो, अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल्स टैक्स रिसीव करते हो, तो आप इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को नेट ऑफ कर सकते हो एंड यू कैन पे द रिमेनिंग बैलेंस टू द गवर्नमेंट, या आप उनसे एक रिबेट या रिक्लेम मांग सकते हो इन द नेक्स्ट ईयर। अब the company is required to report the tax charge in the current by completing a tax return on the quarterly basis। नेट अमाउंट जो owing आ रहा है टैक्स अथॉरिटी की तरफ से, that will be remitted 4 weeks of the quarter end। The final drafted financial statements contain 1.1 million liability for sales tax for the quarter end 30th April 2005। अब करना क्या? ये कैलकुलेशन आपके सामने है। अब ये देखने में खतरनाक बहुत लग रही है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब देखो, अब दो चीजें आपने अगर कैलकुलेशन देख ली होंगी। सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने एक रिकंसिलिएशन बनाई हुई होगी, आपने एक रिटर्न जनरेट किया हुआ, जिसकी बेसिस पे आप ये अमाउंट बोल सकते हो 1.1 मिलियन का है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर दो। आप फिर अपनी परचेजेस के ऊपर तो 15% दे रहे हो और सेल्स के ऊपर 15% जो रिसीव करो इस पर कैलकुलेट कर लो। फिर आप ये कैलकुलेट करो इन दोनों के डिफरेंस को कि भाई कितना अमाउंट देना चाहिए, कितना अमाउंट मिलना चाहिए। फिर आप क्या करो, लास्ट ईयर से कंपेयर कर लो इस साल की लाइबिलिटी को, ताकि आपको आइडिया मिले कि यार आपने जो है लास्ट ईयर कितना पे किया था, इस साल कितना पे किया, कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं आ रहा। फिर क्या हो सकता है, आप सब्सिक्वेंट पेमेंट देख सकते हो कि ईयर एंड के बाद कितनी टैक्स की पेमेंट करी थी हमने, तो हम उनकी लाइन के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड करी कि सही रिकॉर्ड करी है या नहीं करी है। फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ईयर एंड के बाद अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है टैक्स अथॉरिटी और हमारी कंपनी के बीच में रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग पेमेंट, क्या पता उन्होंने बोला हो कि एडमिशन गलत है आपकी, आपने और पैसे देने हैं, या फिर आपकी एडमिशन गलत है आपको कम पैसे देने हैं, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं ताकि हम अपनी लाइबिलिटी को कंफर्म कर सकें। और एट द एंड ऑफ द ईयर आपने क्या करना है भाई, डिस्क्लोजर दे देना है सेल्स टैक्स। भाई सवाल बहुत हलवा है, बहुत आसान है, इसमें कोई कहानी नहीं है आपके पास। आपको सिर्फ और सिर्फ ना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, ये एरिया सबसे आसान है। देखो क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगते हैं, आई एग्री ऑन दैट, लेकिन अगर आप जो है ये समझ के चल रहे हो कि भाई सवाल जो है आसान आएगा, अगर केस आसान आएगा, तो उसके पास आपने देखा पिछले क्वेश्चंस के अंदर कि हमारे स्पेसिफिक एरिया उसने कंप्लीशन वैल्यूएशन पे कहानी खींची। यहाँ पर आपका टॉपिक डिफिकल्ट आ रहे हैं तो जनरलाइज्ड एरिया दे दिया उसने, बोला भाई काम करो, सही मसला नहीं है, तसल्ली है, काम करते रहो। सो यहाँ पर आपके पास सारी एरियाज के अंदर आपके एक बेसिक हम सिस्टम बोल सकते हैं कि यू कैन बेसिकली राइट देम वेरी इजी। अब आते हैं हमारे पास लास्ट एरिया के ऊपर। लास्ट एरिया के ऊपर यहाँ पे द ऑडिट इज नाउ ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड द ऑडिट रिपोर्ट इज ड्यू टू बी साइन शॉर्टली। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने वाली। ऑन जून 3, 2005 अ फ्लड अकर्ड एट ऑफ साइट वेयर हाउस। IS 10 अप्लाई हो गया भाई यहाँ पर, सब्सिक्वेंट इवेंट की कहानी आने वाली है। दिस रिजल्टेड इन अ डैमेज to inventory and property plant equipment. However, there have been no significant delays to customer deliveries or complaints to the customer. हमारी मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया कॉज ऑफ फ्लडिंग, बिलीव किया कि कंपनी इज अनलाइकली टू बी एबल टू क्लेम ऑन इट्स इंश्योरेंस एज वेल। फाइनेंशियल डायरेक्टर ने बोला, एस्टिमेट किया कि दैट द वैल्यू ऑफ द डैमेज इन्वेंटरी एंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट इज 0.7 मिलियन एंड नाउ इट हैज नो स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, आपसे पूछा गया जा रहा है सबसे पहले एक्सप्लेन करो वेदर 2005 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनजेड कंपनी रिक्वायर अमेंडमेंट इन रिलेशन टू फ्लड। सबसे पहली चीज IS 10 की एप्लीकेशन। अगर मैं IS 10 देखता हूँ तो IS 10 के हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहली चीज ये दिख रही है कि सर आपके पास एक फ्लड आया नेचुरल हैजर्ड का। क्या ये आपके पास प्री प्लान था, आपको इसकी रिगार्डिंग किसी किस्म की भी इंडिकेशन थी? नहीं सर। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि सर ये सब्सिक्वेंट इवेंट जो है या फिर ये इवेंट जो है नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है आपके पास, पहली चीज। अब यहाँ पे इन्वेंट्री डैमेज हुई 0.7 मिलियन की, उसकी मटीरियलिटी चेक करो। ठीक है, अब यहाँ पे ज़ाहिर 0.7 मिलियन की जो इन्वेंट्री है वो खत्म तबाह हो चुकी है, तो उसकी मटीरियलिटी चेक करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो IS 10 बोलता है कि अगर आपके पास एक इवेंट आया है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड और उसकी कोई कंडीशन, उसकी कोई ना कोई इंडिकेशन एजेंट से पहले मौजूद नहीं थी, तो वो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हो, तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। लेकिन लेकिन अगर वो चीज मटेरियल इन नेचर हुई, तो हमने क्या करना जरूरी है, हमारे पर लाजमत आती है कि हम एक नॉन एडजस्टमेंट इवेंट के साथ आप एक डिस्क्लोजर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दो। सही है, तो आपने डिस्क्लोजर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना लाजिम है आपके ऊपर, आपने ये देना पड़ेगा।
तो सर यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट था, अमाउंट हमारे पास क्या था, 6.4 मिलियन जो है हमारे पास पीबीटी है, और टोटल एसेट 23.2 है। सर पीबीटी के हिसाब से अगर चेक करने से भी इसको हम लोग पीबीटी के हिसाब से अगर देखें तो 0.7 मिलियन डिवाइड बाय 6.4 मिलियन कितना आ रहा है, तकरीबन तकरीबन ये आ रहा है 10.9%। मटीरियल है, बिल्कुल मटीरियल सर, मटीरियल इन नेचर है। क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अमाउंट एडजस्ट नहीं करोगे आप राइट डाउन नहीं करोगे इन्वेंट्री को बाय 0.7 मिलियन, खत्म नहीं करोगे आप, लेकिन आप जो डिस्क्लोजर दोगे कि भाई कि हमारे साथ ये हादसा हो चुका है, और आप जो है अब इस सिचुएशन के अंदर इन चीजों को देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसी एडजस्टमेंट करने वाले हैं, अपनी इन्वेंट्री को कम वैल्यू करने वाले हैं। अब डिस्क्राइब ऑडिट प्रोसीजर्स के जो कि परफॉर्म करने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ कंक्लूजन ऑफ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द अमेंडमेंट्स। अब देखो आपने क्या करना है, आपने देखना ये है कि सबसे पहले क्या अमेंडमेंट की जरूरत है, नहीं है, तो कैसे मैं प्रोसीजर करूंगा कि मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचूं कि अमेंडमेंट नहीं करना। सबसे पहले क्या करो, आप देखो कौन कौन सी इन्वेंट्री डैमेज हुई, तो आप क्या करो, स्केड्यूल ले लो भाई अपनी मैनेजमेंट से कि कौन कौन सी इन्वेंट्री डैमेज हुई, लिख लेते हैं। नंबर 1, ऑब्टेन schedule of damaged inventory। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके किस एक्सटेंट तक हमारे पास मसले हो रहे हैं और कितनी वैल्यू हमारे पास अफेक्ट हो चुकी है। फिर क्या करोगे, आप देखोगे भाई कि हमारे पास जो डैमेज इन्वेंट्री है वो हमारे पास अगर फिजिकली मौजूद है तो कितनी लेवल पे उस पर इम्पैक्ट आए, इम्पैक्ट ऑन द इन्वेंट्री, ताकि आप गुड की कंडीशन को वेरीफाई कर सको। देखो कि यार हमने जो है इसकी एनआरवी क्या लगानी है, आपने देखना है कि कितनी अमाउंट जो है इसका रिड्यूस होना चाहिए था, कितनी वैल्यू ओरिजिनली थी इसकी। तो आप इन्वेंट्री की स्केड्यूल ऑब्टेन करोगे कि भाई पानी से डैमेज कितना हुआ है, आप फिजिकली विजिट करोगे, इंस्पेक्ट करोगे उनको, और कंफर्म करोगे कितनी क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री है जो कि डैमेज हुई है, और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी प्री ईयर एंड, और कितनी वैल्यू रिड्यूस हुई है। तो देखो वैल्यू रिड्यूस करने के लिए पहले आपने उसकी वैल्यू असाइन करनी है कि कितनी वैल्यू है, उसके बाद आपने देखना ये कि कितनी वैल्यू उससे रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अब आते हैं आगे नेक्स्ट एरिया के ऊपर। नेक्स्ट एरिया में क्या बोल रहा है कि आपने यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं हम, अगर प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो प्रॉपर्टी की भी आप क्या कंडीशन इंस्पेक्ट करोगे और देखो कितना लेवल का डैमेज आया है, उसको आइडेंटिफाई करके आप क्या करोगे, इंपेयरमेंट रिकग्नाइज करोगे फॉर द पर्टिकुलर, मतलब इंपेयरमेंट रिकग्नाइज तो नहीं करोगे, मतलब आप देखो कितनी वैल्यू ड्रॉप हो चुकी है। जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे डैमेज है, इन्वेंट्री पे डैमेज है, इन सब की स्क्रैप वैल्यू जीरो है, इसकी भी वजह मालूम करोगे मैनेजमेंट से। यार जीरो तो नहीं हो जाती, अगर आपकी भाई बिल्डिंग डैमेज हो गई है तो सर वो तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो जाएगी नहीं, ऐसा नहीं जीरो पे हो जाता है। आपने कैसे जीरो आइडेंटिफाई कर लिया, रिव्यू करो द कमर्शियल इक्विपमेंट और डिस्कस करो विद द मैनेजमेंट, डिस्कस करो विद द मैनेजमेंट रीजन फॉर जीरो वैल्यू ऑफ डैमेज्ड एसेट्स। तो यार कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, जीरो कैसे कट जाएगा। फिर क्या करेगा आपने, आपने मैनेजमेंट से डिस्क्लोज बात करनी पड़ेगी, आपने देखना पड़ेगा कि यार कि क्या ऐसी वजह थी जिनकी वजह से क्लेम नहीं हो सकता। आप बोल रहे क्लेम में हम लोग नहीं मानेंगे, वो तो क्यों नहीं मानेंगे, हमारी क्या इन्वेंट्री अनइंश्योर्ड थी, क्या हमारी फैक्ट्री अनइंश्योर्ड थी, क्या हमारे पास जो अमाउंट है, जो क्लेम का अमाउंट है वो इमटेरियल इन नेचर है, क्या हमारी जो डील थी उनसे क्यों खराब हुई है, मतलब आप समझने की कोशिश करोगे कि इंश्योरेंस क्लेम जीरो क्यों है, या आप डिस्कस करोगे मैनेजमेंट के साथ कि भाई वो क्लेम दे क्यों नहीं पा रहा। और एंड में आप मैनेजमेंट से बोलोगे कि भैया आप डिस्क्लोजर दो रिगार्डिंग द फ्लड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अलावा कोई और अमेंडमेंट नहीं आए। तो दिस इज द प्रोसीजर दैट वी कैन कंडक्ट इन बेसिकली आइडेंटिफाइंग इंश्योरिंग कि भाई हमारी जो एक्टिविटीज हुई है वो रीजनेबल लेवल पे हुई है, उनके हमने एड्रेस सही तरीके से किया है, एंड वी हैव जस्टिफिकेशंस फॉर द ट्रांजैक्शंस नॉट बीइंग डिस्क्लोज्ड एंड द जस्टिफिकेशन फॉर ट्रांजैक्शन बीइंग डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, इसके साथ भाई हमारे पास सब्सटैंशियल प्रोसीजर की एक अच्छी प्रैक्टिस हो गई, जिसको हम बोल सकते हैं कि आज अगर आपने इनको ईमानदारी से प्रैक्टिस किया तो आपको एक बहुत रीजनेबल एस्टिमेट मिल जाएगा कि हाँ यार प्रैक्टिस किस तरह होनी चाहिए। इसके साथ हमारे मॉक जो होंगे और हमारी जो प्री मॉक सॉल्विंग होगी वो भी हेल्प करेगी इंशाल्लाह, तो आपको तो वो जरूर ज्वाइन करनी है। So with this we end the lecture for today and we meet again in the next class with a new topic जहाँ पर हम एक कुछ नई चीजें करेंगे। Till then enjoy learning.